नमस्ते बच्चों। देखते हैं चैप्टर नंबर 5 कंपनी के संचालक का पॉइंट नंबर 5.3 का दूसरा पॉइंट है संचालकों के प्रकार। कंपनी एक विशाल संकुल होने के कारण संचालकों के बिना नहीं चल सकता। इसमें निम्नलिखित प्रकार के संचालक हैं: स्वतंत्र संचालक, प्रबंध संचालक, मनोनीत संचालक, अतिरिक्त संचालक, वैकल्पिक संचालक, संचालक का समय पूर्ण होने से पूर्व संचालक की नियुक्ति, छोटे अंशधारियों द्वारा चुना गया संचालक। पहले देखते हैं स्वतंत्र संचालक क्या होता है। तो कंपनी कानून 2013 में ये नया प्रावधान है, प्रत्येक कंपनी में कम से कम 1/3 भाग के संचालक होंगे। केंद्र सरकार सार्वजनिक कंपनी के वर्गों के लिए स्वतंत्र संचालक की न्यूनतम संख्या निश्चित कर सकती है। स्वतंत्र संचालक अर्थात ऐसा व्यक्ति जो प्रबंध संचालक नहीं हो अथवा पूर्ण समय का संचालक नहीं हो या नॉमिनी मनोनीत संचालक नहीं हो। स्वतंत्र संचालक की नियुक्ति डेटा बैंक में से की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट संस्थाओं को इस प्रकार की डेटा बैंक खड़ी करनी पड़ती है जिसमें स्वतंत्र संचालक के रूप में काम करने के लायक इच्छुक व्यक्तियों के नाम, पते और योग्यताएं दर्शानी होती है। ऐसी पसंदगी करते समय कंपनी को योग्य सावधानी रखनी चाहिए और उसकी नियुक्ति सामान्य सभा में मान्य की होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि स्वतंत्र संचालक जो है वो नए कानून, कंपनी कानून के प्रावधान के अनुसार होना चाहिए और इसके अंदर जिसका स्वतंत्र संचालक जो होती है उसकी नियुक्ति सरकार यानी केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। जिस व्यक्ति को इस पद की इच्छा हो वह व्यक्ति अपना नाम, पता और योग्यताएं वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा दे ताकि उसमें से उसे पसंद की जाती है और उसकी नियुक्ति के लिए सामान्य सभा यानी कंपनी के अंदर जब सामान्य सभा होती है तब वहाँ पर मान्य होती है। आगे दिया है कि स्वतंत्र संचालक की मुद्दत सतत 5 वर्ष की होती है, यानी उसका जो समय होता है, टर्म जो होता है वो 5 साल का होता है। स्वतंत्र संचालक पुनः नियुक्ति का पात्र है। स्वतंत्र संचालक एक बार अगर अपना टर्म पूरा कर ले तो दूसरी बार भी उसकी नियुक्ति की जा सकती है, परंतु उस संबंध में कंपनी को विशेष ठहराव पारित करना चाहिए। बोर्ड की रिपोर्ट में ऐसी नियुक्ति की घोषणा करनी चाहिए। उसमें पसंद किए व्यक्ति को स्वतंत्र संचालक के रूप में नियुक्ति के कारणों का निर्देश देना चाहिए। परंतु कोई भी स्वतंत्र संचालक अधिक से अधिक सतत 2 मुद्दत अर्थात 10 वर्ष, ये कंपनी कानून का नियम है कि कोई भी स्वतंत्र संचालक है वो कम से कम 10 वर्ष यानी 2 टर्म के लिए वो क्या होता है, चुना जा सकता है। अधिक समय पद धारण करने के 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद फिर से नियुक्ति के योग्य है। इस 3 वर्ष के दौरान स्वतंत्र संचालक को कंपनी में कोई भी हैसियत से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जोड़ा नहीं जा सकता। यह नियुक्ति नहीं की जा सकती। स्वतंत्र संचालक की नियुक्ति के समय निम्न बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब स्वतंत्र संचालक क्या करता है कंपनी में और उसको किस तरह से नियुक्ति की जाती है उसका यहाँ पर बातें दी हुई हैं। पहला है कि स्वतंत्र संचालक के रूप में नियुक्ति पाने वाला व्यक्ति बोर्ड के मतानुसार संबंधित क्षेत्र का निष्णांतित, अनुभवी और योग्य होना चाहिए। संबंधित क्षेत्र का मतलब है कि कंपनी जिस प्रकार का कार्य करती है उस अनुसार उसके अंदर योग्यताएं होनी चाहिए। उस क्षेत्र का वो निष्णांत होना चाहिए ताकि कंपनी को वो और भी आगे विकसित कर सके। ऐसा व्यक्ति कंपनी या गौण कंपनी या सहायक कंपनी का प्रवर्तक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कंपनी की और भी छोटी शाखाएं हों, उन शाखाओं के अंदर से उसका कोई भी रोल होना नहीं चाहिए। वह मात्र एक बड़ी कंपनी के अंदर ही कार्य करता इस तरह का व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति कंपनी का कोई प्रवर्तक या संचालक का संबंध ही नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी संचालक या प्रवर्तक जो होता है कंपनी को जो संभालता है उसका कोई भी रिश्तेदार या रिलेटिव होना नहीं चाहिए। स्वतंत्र का मतलब है कि किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति का संबंध नहीं होना चाहिए, चाहे आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो या किसी भी तरह से किसी का कोई संबंध उसमें होना नहीं चाहिए। वो व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए, किसी से उसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का व्यक्ति होना चाहिए।
चौथा दिया कि ऐसे व्यक्ति के कंपनी के साथ, गौण कंपनी के साथ या सहायक कंपनी के साथ उसके संचालक प्रवर्तक के साथ कोई आर्थिक या वित्तीय व्यवहार पहले के 2 वर्ष दौरान नहीं होना चाहिए। यानी स्वतंत्र संचालक के रूप में जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती हो, उस व्यक्ति का कंपनी के संचालक से लेकर किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि वह व्यक्ति का अगर संबंध है तो किसी भी प्रकार का आर्थिक व्यवहार नहीं हुआ होना चाहिए। 2 वर्ष के दौरान किसी प्रकार का कोई भी आर्थिक व्यवहार, कमीशन से लेकर कोई भी वस्तु उसे नहीं मिली होनी चाहिए। नंबर 5 है, कंपनी के मुख्य संचालकीय पदाधिकारी के साथ नियुक्ति के पूर्व 3 वर्ष में कोई भी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। यानी स्वतंत्र संचालक की नियुक्ति से पहले कंपनी के प्रवर्तक या कंपनी के जो अधिकारी हैं उनके से किसी भी प्रकार का कोई संबंध होना नहीं चाहिए। स्वतंत्र संचालक का मतलब यही है, एक तरह से कहा जाए तो कि स्वतंत्र संचालक यह कोई बाहरी व्यक्ति हो सकता है जिसका कंपनी के अधिकारी से लेकर, संचालकों से लेकर किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन होता नहीं है, ना ही किसी के बीच कोई आर्थिक प्रकार का आर्थिक व्यवहार होता है। तो ऐसे ही व्यक्ति को स्वतंत्र संचालक के रूप में क्या किया जाता है, नियुक्ति की जा सकती है। कंपनी की सामान्य सभा में ठहराव लाकर उसकी नियुक्ति की जा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा वह 2 बार का नियुक्त हो सकता है, जिसके अंदर 10 वर्ष की टर्म, एक टर्म 5 वर्ष की होती है, तो 2 टर्म में वह क्या स्वतंत्र संचालक के रूप में कार्य कर सकता है। नंबर 2 देखते हैं, प्रबंधकीय संचालक, पूर्णकालीन प्रबंधकीय संचालक, मैनेजिंग डायरेक्टर यानी जो मैनेजर करता है, जो क्या करता है कि कंपनी के अंदर पूरा मैनेजमेंट करता, ऐसे व्यक्ति को संचालक है। प्रबंधकीय संचालक को कार्यकारी संचालक के रूप में भी पहचाना जाता है। वर्तमान समय में वाणिज्य व्यवस्थापन का विशाल उत्कृष्ट उदाहरण कंपनी स्वरूप है, जिसका संचालन कुशलता, नीतिमत्ता और धंधादारी कौशल मांग लेता है। कंपनी का संचालन संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। कंपनी के संचालक मंडल के सदस्य अलग अलग शहरों में फैले होने से कंपनी का दिन प्रतिदिन का प्रबंध संभाल नहीं सकते। कहने का मतलब है कि संचालक मंडल के अंदर जो भी संचालक सदस्य होते हैं वो अलग अलग शहरों से होते हैं, अलग अलग व्यक्ति होते हैं जिनके कंपनी में आने का समय होता नहीं है, जिसके कारण उनके स्थान पर एक संचालक की नियुक्ति की जाती है, जो क्या करता है, प्रबंधकीय संचालक की नियुक्ति की जाती है, जो कंपनी के अंदर रेगुलर आकर अपना कार्य संभालता है। तो दिन प्रतिदिन के प्रबंध संभालने के लिए प्रबंधकीय संचालक या पूर्ण समय का संचालक या मैनेजर की नियुक्ति की जाती है, जिसका कार्य कंपनी में दिन प्रतिदिन का प्रबंध करना, यानी व्यवस्था को देखरेख करना, कर्मचारियों पर देखरेख करने का कार्य होता है। संचालक मंडल द्वारा लिए गए नीति विषयक निर्णयों का अमल करना होता है। प्रबंधकीय संचालक की नियुक्ति संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा की जाती है। प्रबंधकीय संचालक की नियुक्ति जो होती है वो संचालक मंडल के द्वारा की जाती है। संचालक मंडल ही उसकी नियुक्ति करता है ताकि उनका समय बचे और कंपनी का कार्य भी अच्छी तरह से होता रहे। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट है मनोनीत संचालक। मनोनीत यानी नॉमिनी डायरेक्टर के किसी व्यक्ति के स्थान पर उसे नॉमिनेट किया गया हो। संचालक मंडल कंपनी के नियमन पत्र के प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित संयोगों में मनोनीत संचालक नियुक्त कर सकते हैं। किसी संस्था के साथ हुए करार अनुसार नॉमिनेट किए व्यक्ति को संचालक के रूप में नियुक्ति दी जाती है। प्रवर्तमान कानून के अनुसार कोई संस्था द्वारा नॉमिनेट किया गया व्यक्ति संचालक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। नंबर 3 है केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से सरकारी कंपनी में अंश धारण करने की दृष्टि से मनोनीत किए व्यक्ति को संचालक के रूप में नियुक्त दिया जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी कंपनी के अंदर अगर कोई भी संचालक अगर नहीं हो तो उसके स्थान पर नॉमिनी किए गए व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, संचालक के रूप में कार्य करने के लिए कहा जा सकता है, उसकी नियुक्ति की जा सकती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो सरकारी कंपनियां होती हैं उसमें अंश धारण करने वाले व्यक्तियों को ही क्या किया जाता है, मनोनीत संचालक के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसलिए
ये मनोनीत संचालक होते हैं, ये कंपनी के अंदर मुख्य संचालकों की अनुपस्थिति में अपना कार्य करते हैं। नंबर 4 है अतिरिक्त संचालक। अतिरिक्त संचालक यानी अगर संचालकों की पैनल यानी जो संचालक का जो मंडल है, अगर उनमें से अगर संचालक ना हो यानी मुख्य संचालक अगर ना हो तो उसके अलावा अतिरिक्त संचालक जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी का कार्यभार संभालते हैं। कई बार निष्णात व्यक्ति या काम के व्यक्ति को संचालक मंडल में लेना जरूरी हो और उसका समावेश किया ना हो, तब यदि कंपनी के नियमन पत्र में प्रावधान हो तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय अतिरिक्त संचालक नियुक्त कर सकते हैं। परंतु जो व्यक्ति सामान्य सभा में संचालक के रूप में नियुक्ति पाने में असफल हो तो उसे ऐसी नियुक्ति दी जा सकती है। ऐसे संचालक की मुद्दत वार्षिक सभा तक ही रहती है। वार्षिक सभा कहने का मतलब है कि वर्ष में यानी साल के अंदर 4 सभाएं होती हैं, एक साल के अंदर 4 सभाएं होती है, उसके अंदर वार्षिक सभा तक ही इस व्यक्ति की क्या की जा सकती है, अतिरिक्त संचालक के रूप में नियुक्ति की जा सकती है। यानी यहाँ लिखा है कि कई बार निष्णात व्यक्ति या काम के व्यक्ति को संचालक मंडल में लेना जरूरी हो तो उसका समावेश न किया हो तो कंपनी नियमन पत्र में प्रावधान हो, नियमन पत्र में अगर प्रावधान हो तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी सामान्य अतिरिक्त संचालक के रूप में क्या किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है, जिसका जो टर्म होती है वो एक ही साल की होती है यानी वार्षिक सामान्य सभा तक ही होती है। नंबर 5 है वैकल्पिक संचालन, अल्टरनेट डायरेक्टर। कंपनी के संचालन में संचालक महत्वपूर्ण अंग है, परंतु किसी भी कारण से संचालक 3 मास या उससे अधिक समय के लिए भारत से बाहर रहता हो तो उसके बदले जिस संचालक की नियुक्ति की जाए उसे वैकल्पिक संचालक कहते हैं। कहने का मतलब है कि संचालक मंडल के अंदर जो संचालक व्यक्ति है वो अगर कहीं बाहर विदेश गए हों और 4-6 महीने से अगर वो नहीं आते तो उसके स्थान पर जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है वह वैकल्पिक संचालक के रूप में कार्य करता है। वैकल्पिक संचालक के रूप में किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए नियमन पत्र अथवा कंपनी की सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित करके नियुक्ति की जा सकती है। कंपनी कानून के अनुसार स्वतंत्र संचालक की जगह वैकल्पिक संचालक की नियुक्ति तभी की जा सकती है जब स्वतंत्र संचालक के रूप में नियुक्ति पाने योग्य हो। यानी वैकल्पिक संचालक की नियुक्ति तभी की जा सकती है कि जब स्वतंत्र संचालक यानी स्वतंत्र संचालक के रूप में वो कार्य कर सकता हो परंतु कंपनी में उपस्थित न रहता हो तो वैकल्पिक संचालक उसकी जगह अपना कार्य संभालता है। कंपनी में अन्य किसी संचालक के लिए वैकल्पिक संचालक पद धारण करने वाले व्यक्ति की ही नियुक्ति नहीं की जा सकती। यानी संचालक मंडल के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने अन्य संचालक मंडल के अंदर अगर अपना स्थान है तो उस व्यक्ति को वैकल्पिक संचालन के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता, बल्कि जो संचालक या जो व्यक्ति किसी भी संचालक के अंदर यानी मंडल के अंदर अगर नॉमिनेट नहीं है तभी उसे क्या किया जा सकता है, वैकल्पिक संचालक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। नंबर 6 है संचालक का समय पूर्ण होने से पूर्व संचालक की खाली जगह पर नियुक्ति। कंपनी कानून के अनुसार सामान्य सभा में संचालक के पद की मुद्दत पूर्ण होने से पहले उसे दूर किया जाए। यानी किसी भी संचालक किसी भी डायरेक्टर को उसकी मुद्दत यानी मुद्दत जो होती है वो कम से कम 3 वर्ष होती है, 5 वर्ष होती है, अलग अलग टर्म होती है, अलग अलग संचालक मंडल के लिए अलग अलग टर्म होती है। उस अनुसार अगर उस व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार की गलती की गई या किसी भी प्रकार के नियम को तोड़ा गया तो हो सकता है कि उसे वहाँ से दूर किया जा सकता है। नियमन पत्र के अधीन संचालक मंडल अपनी सभा में खाली हुए स्थान पर संचालक नियुक्ति करता है अथवा केंद्र सरकार नियुक्त कर सकती है। यह संचालक जिस संचालक की जगह नियुक्त किया गया हो उस संचालक की जगह खाली न हुई हो तो जब तक वह पद पर रहा हो तब तक के समय के लिए पद धारण कर सकता है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा सार्वजनिक कंपनियों के अंदर इस व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है, इस व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है और जब तक आगे वाला व्यक्ति पद नहीं छोड़ता तब तक वह उस पद पर स्थानित पा नहीं सकता है।
तब तक के समय के लिए पद धारण कर सकता है। यानी उस व्यक्ति को जाने के उसकी टर्म अगर पूरी नहीं हो और उसकी टर्म अगर समझो कि 3 साल की टर्म है, 3 साल की टर्म में उससे 2 साल के बाद ही अगर उसे निकाल जाए तो 1 साल की जो टर्म बाकी है, 1 साल का जो समय बाकी रहता है, तो नया व्यक्ति 1 साल तक ही क्या करेगा, अपना पद धारण कर सकता है, ना कि अगले 3 वर्ष तक। क्योंकि इस व्यक्ति का जो चुनाव किया गया है वो आने पहले जो व्यक्ति था उसके स्थान पर इस व्यक्ति को बैठाया गया है, जिसके कारण उसकी अगर 3 साल की टर्म है, अगर उसे 2 साल पहले ही निकाल दिया गया है तो उसकी 1 साल की जो टर्म रहती है उस 1 साल की टर्म तक ही वो क्या करेगा, अतिरिक्त संचालक के रूप में कार्य करेगा। संचालक का पद निम्नलिखित संयोगों में खाली हो सकता है। कंपनी की सामान्य सभा में या संचालक मंडल में संचालक को दूर किया गया। कंपनी की सामान्य सभाएं वर्ष में 4 होती है, 4 सभाएं वर्ष के दौरान होती हैं। उस सभा के दौरान अगर व्यक्ति को अगर कंपनी से निकाल दिया गया हो तो क्या हो सकता है, उसकी टर्म पूरी होती है। दूसरा है कि अंतिम 12 मास के दौरान संचालक मंडल की सभाओं में अनुमति लिए बिना गैर हाजिर हो। जब भी कंपनी के द्वारा सामान्य सभाएं बुलाई जाती है, उस सभा के दौरान वह अगर गैर हाजिर हो, अब्सेंट हो, तब भी उसे क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। अस्थिर मस्तिष्क का हो, मृत्यु हो या दिवालिया हो, अदालत अयोग्य घोषित किया हो, या अगर कंपनी के द्वारा उस यानी संचालक मंडल के उस व्यक्ति के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का कोई घोटाला या कुछ भी किया गया हो, तब अदालत के द्वारा उस व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया गया हो, तब भी उसे कंपनी से निकाला जा सकता है। नैतिक अधःपतन या अन्य दोष के कारण अदालत की ओर से दोषित घोषित किया गया हो, कंपनी के किसी रूल को तोड़ा गया हो या किसी भी प्रकार का उसने अगर कार्य किया गया हो तो अदालत की ओर से उसे घोषित किया गया हो, तो भी उसे संचालक मंडल से उसे निकाला जा सकता है। कंपनी में प्रत्यक्ष या परोक्ष हित रहा हो या करार हो, उसे घोषित न किया हो। कंपनी के द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष, अगर समझो कि कंपनी में से वो कार्य कर रहा हो और कंपनी में चोरी छुप के कंपनी के मालिक से अगर वो पैसे लेता हो या चोरी चकारी करता हो, तब भी उसे बरोबर क्या किया जा सकता है, कंपनी के संचालक पद से हटाया जा सकता है। निजी कंपनी अपने नियमन पत्र में दूसरे कोई भी कारणों का समावेश कर सकती है। इनके अलावा निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी किसी भी कारणों का समावेश करके संचालक का समय पूर्ण होने से पहले ही उस संचालक को क्या कर सकती है, निकाल सकती है। नंबर 7 है छोटे अंशधारकों द्वारा चुने गए संचालक। छोटे अंशधारक यानी एक अलग अलग अंशों को खरीदने की जो व्यक्ति होते हैं उस अनुसार उनके अलग अलग क्षेत्र बनाए जाते हैं, कोटा बनाया जाता है, जिसके अंदर छोटे जो अंशधारी होते हैं उनका एक अलग से एक व्यक्ति संचालक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसीलिए लिखा है कि कंपनी कानून 2013 के अनुसार रजिस्टर्ड कंपनी निर्धारित करे उस रीति से छोटे अंशधारी एक संचालक की नियुक्ति कर सकते हैं। छोटे अंशधारी अर्थात जिनके अंश की दार्शनिक कीमत 20,000 से अधिक न हो अथवा नियत किए जाए उस रकम से अधिक नहीं होनी चाहिए। अतिरिक्त में ऐसा भी प्रावधान है कि ऐसे छोटे अंशधारियों की संख्या संबंधित कानून में कम से कम 1,000 की होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि कंपनी के अंदर छोटे अंशधारियों की संख्या कम से कम 1,000 होनी चाहिए। उसके अंदर से क्या किया जाना चाहिए, एक संचालक के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। नंबर 8 है स्त्री संचालक। नए कंपनी कानून के अनुसार ऐसा प्रावधान किया गया कि प्रत्येक रजिस्टर्ड और जिस कंपनी की भरपाई हुई अंश पूंजी 100 करोड़ या उससे अधिक हो तो ऐसी कंपनी के वर्ग में कम से कम एक स्त्री संचालक की भी नियुक्ति करनी पड़े। यानी कहने का मतलब है कि जिस कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर हो, ऐसी कंपनी के अंदर स्त्री संचालक के रूप में भी नियुक्ति करनी पड़ती है। यहाँ पर संचालक की योग्यताएं दी है, ऐसे तो इस पॉइंट को निकाल दिया गया, पर योग्यताएं दी है तो कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो कंपनी कानून में स्वतंत्र संचालक की योग्यता निम्नानुसार है। योग्य, ज्ञानी, अनुभव और कल्पनाशील होना चाहिए। खासकर व्यक्ति के अंदर कल्पनाशील होना चाहिए। कल्पनाशील इसलिए होना चाहिए ताकि वो भविष्य में कंपनी को किस तरह से आगे ले जा सकता है उसके लिए वो कल्पनातीत होना
चाहिए। कानूनी, संचालकीय, वित्तीय बाबतों का ज्ञान होना चाहिए। प्रबंधकीय ज्ञान और संशोधन में अभिरुचि होनी चाहिए। कॉरपोरेट गवर्नेंस का ज्ञान होना चाहिए, यानी कंपनी के नीति नियमों का भी उसे ज्ञान होना चाहिए। कानूनी अदालतों का हर प्रकार का ज्ञान, नॉलेज उसे होना चाहिए। कंपनी जिस क्षेत्र में धंधा करती है उस क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए। कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है उस प्रोडक्ट के विषय में या उसके मार्केट के विषय में उसे संपूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए।